नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। स्वागत है आपका क्राइम शो में। किस तरीके से जो वारदात को अंजाम दिया गया था बेंगलोर में, मैंने आपसे कल वो कहानी साझा की थी। महालक्ष्मी मर्डर केस पहले जगह थी दिल्ली, अब जगह है बेंगलोर। श्रद्धा हत्याकांड मामला, फिर उसके बाद बेंगलोर में महालक्ष्मी मर्डर केस। किस तरीके से हत्यारा फ्रिज में लाश को काटता है और रख देता है, ठीक उसी तरह यहां भी बेंगलोर में दर्शाया गया था। मैंने आपको कल कहानी आपसे साझा की थी। पुलिस वाले रूम के अंदर जाते हैं, रूम के अंदर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जाते हैं, निकल के बाहर आ जाते हैं, मास्क लगाते हैं, फिर फ्रिज को खोलते हैं। फ्रिज के सबसे ऊपरी हिस्से में वो 2 टांगे पाई जाती हैं। फ्रिज के बीच वाले हिस्से में शरीर के बीच वाले हिस्से के टुकड़े पाए जाते हैं, और फ्रिज के सबसे नीचे वाले हिस्से में मुंडी पाई जाती है। किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है, वो घटना दोबारा दोहराया जाता है। कहीं ना कहीं वो निर्मम हत्या किस तरीके से महालक्ष्मी की कर जाती है। जो मैंने आपसे कल आंकड़ा साझा किया था, वो आंकड़ा गलत साबित हुआ। जब पुलिस वाले उस फ्रिज से सभी टुकड़ों को बाहर निकालते हैं और पास के एक अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल होता है, वहां भेजा जाता है उन टुकड़ों को, तो वहां पुलिस वाले टुकड़े की गिनती करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि वो 30 टुकड़ा नहीं, 35 टुकड़ा नहीं, 40 टुकड़ा नहीं, 45 टुकड़ा नहीं, वो 59 टुकड़े में शरीर को काटा गया था। बल्कि वो 30 टुकड़ा नहीं, 59 टुकड़ा था, जो महालक्ष्मी के शरीर को 59 टुकड़े में किया गया था। इस तरीके से उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े में करके फ्रिज में डाल दिया गया। सोचिए वो मंजर कैसा होगा, वो कितना खौफनाक मंजर होगा जब एक इंसान ही इंसान के शरीर को 59 टुकड़े में काटने में बिल्कुल भयभीत नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं सहम रहा है। सोचिए वो क्या साइको किलर होगा, या फिर वो इस तरीके के चीजों को बार बार अंजाम देता होगा, या फिर किस तरीके का वो व्यक्ति होगा। जिस तरीके से मैंने आपको कल सारी कहानी बताई थी, सोचने पे अपने आप व्यक्ति का वो पूरा शरीर सहम जाता है। अब आते हैं हम कहानी पे। मैंने आपको बताया था किस तरीके से महालक्ष्मी का पूरा परिवार पिछले 35 साल से कर्नाटक में आके बस जाता है, जो कि नेपाल के रहने वाले होते हैं, और कर्नाटक से बेंगलोर में आके उसका पूरा परिवार सिमट जाता है। साल 2019 आता है और 2019 में नेपाल के एक व्यक्ति हेमंत दास से महालक्ष्मी की शादी होती है। दोनों अपनी जिंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से जीते हैं और बहुत खुल के जीते हैं। जब किसी भी व्यक्ति की शादी होती है, कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से जीना चाहता है और जीने लगता है, तो बीच में एक बाधा जरूर आती है, जो कि पैसे की। अब दोनों के पास कोई रोजगार नहीं था, ना ही हेमंत के पास कोई रोजगार था, ना ही महालक्ष्मी के पास कोई रोजगार था। दोनों अपने ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन रोजगार नहीं होता। वो नेपाल से बाहर निकलते हैं, और जिस तरीके से महालक्ष्मी का पूरा परिवार बेंगलोर में रहता है, वो भी हेमंत दास और महालक्ष्मी बेंगलोर में आ जाते हैं, और दोनों रोजगार की तलाश में वहाँ भटकने लगते हैं और रोजगार ढूंढते हैं, ताकि अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से जी सकें। ढूंढते ढूंढते हेमंत दास को एक मोबाइल की दुकान पे काम मिलता है, वो वहाँ काम करने लग जाता है। और महालक्ष्मी को बेंगलोर के एक नामचिन्ह मॉल में ब्यूटी प्रोडक्ट का टीम लीड के तौर पे काम मिलता है। दोनों करने लगते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। कुछ ही साल बच्चे को जन्म देती है, और दोनों उस बच्चे को अच्छा फ्यूचर देने के लिए लग जाते हैं। दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन समय को और उन दोनों की ज़िंदगी को तो कुछ और ही मंजूर था। किस तरीके से वो दोनों में नोकझोंक होती है, अलग हो जाते हैं। और अलग होने का कारण जो हेमंत दास के द्वारा कहा गया था कि जहाँ पे ये टीम लीड करती है, जिस मॉल में ये काम करती है, वहाँ पे एक हेयर ड्रेसर नाम का एक व्यक्ति होता है,
जो कि हेयर ड्रेसर का काम करता है, जो कि उत्तराखंड का रहने वाला है, उससे इसका अफेयर चलता है। इस वजह से दोनों में नोकझोंक होती है और ये दोनों ये फैसला करते हैं कि हम अलग रहेंगे। ये अपने बच्चे को लेकर महालक्ष्मी अपनी माँ बहन के पास चली जाती है, वहाँ कुछ दिन रहती है और फिर उसके बाद दोनों में ना जाने क्या कहासुनी होती है। महालक्ष्मी अपने बच्चे को हेमंत को सौंप देती है और जाके किराए के घर में रहने लगती है। जिस तरीके से पिछली दिन मैंने आपको कहानी में सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से वो वहाँ पे जाके रहने लगती है, अपने जीवन को फिर अच्छे तरीके से जीने लगती है। हफ्ते में कभी समय मिलता तो जाती है, मिल लेती है। लेकिन अब कहानी यहाँ अनेकों तरह के सवाल पैदा करता है, अनेकों तरह की बात कहने का प्रयास करता है और आपके भी जहन में अनेकों तरह के सवाल चल रहे होंगे। पुलिस ने हत्यारे की पहचान कर ली है लेकिन अभी उसको तक पकड़ा नहीं है। ये चीज़ें रिवील करेंगे लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद। कहानी सवाल यहाँ पैदा करती है कि महालक्ष्मी जब बच्चे को सौंप देती है तो वो भी रूम लेके रहने लगती है, लेकिन वहीं पे कुछ दूरी पे उसकी माँ बहन और हेमंत भी कुछ दूरी पे रहता है। लेकिन जब महालक्ष्मी अपने घर पे रूम पे रहती है तो उसकी मुलाकात अपनी माँ और बहन से उसके घर पे राखी वाले दिन यानी 19 अगस्त को होती है, जहाँ पे उसका नेपाल से भाई आया होता है। बहन राखी बांधती हैं और महालक्ष्मी अपने घर चली आती है। लास्ट समय 2 सितंबर को महालक्ष्मी का फ़ोन स्विच ऑफ होता है और 21 सितंबर को उसके घर का ताला खुलता है और सबको ये पता लगता है कि महालक्ष्मी की मौत हो चुकी है, किसी ने उसको मार दिया है। अब जरा सोचिए, पहले 19 अगस्त को इन सबकी मुलाकात होती है, रक्षाबंधन के दिन वो अपने घर आ जाती है। इस बीच दोनों की बातचीत तो जरूर हुई होगी, लेकिन 2 सितंबर को फ़ोन स्विच ऑफ होता है और 21 सितंबर को ये पता लगता है कि महालक्ष्मी की मौत हो गई। अब जरा सोचिए, 19 दिन का फ़र्क है। 2 सितंबर को फ़ोन स्विच ऑफ होता है, 21 सितंबर को उसकी माँ और सबको पता लगता है कि इसकी मौत हो चुकी। 19 दिन के अंदर क्या कोई माँ या कोई बहन या कोई भाई फ़ोन ट्राई करेगा और फ़ोन नहीं लगेगा, क्या वो उससे मिलने नहीं जाएगा या उससे पूछने नहीं जाएगा, या फिर क्या हुआ 19 दिन के अंदर जो अभी तक कोई फ़ोन, कोई कॉल और कोई मुलाकात। अगर आपका कोई भाई हो, कोई बहन हो, कोई माँ हो, या फिर आपका कोई बहुत पास का रिश्तेदार हो, या फिर आपका कोई दोस्त हो, अगर उससे रेगुलर कॉल पे बात होती होगी, तो अगर आपकी कॉल पे बात नहीं होती है तो क्या आपके जहन में कोई पैदा तो कुछ होगा और आप मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन ना ही बहन, ना ही माँ, ना ही भाई, फ़ोन के अलावा कोई मिलने की कोशिश नहीं किया 19 दिन के अंदर। जरा सोचिए, कहीं यहीं से इसकी मर्डर और परिवार दोनों में कोई तालमेल तो नहीं, कहीं दोनों में पेच तो कोई नहीं जुड़ा। अनेकों तरह के सवाल यहाँ पैदा होते हैं, अनेकों तरह की बात यहाँ पैदा होती है कि 19 दिन के अंदर कोई खोज नहीं, कोई खबर नहीं। वो तो उसकी माँ को जब पता लगता है, जब मकान मालिक को लोग बताते हैं कि इसके रूम से बदबू आ रही है, और मकान मालिक जब इसकी माँ को फ़ोन करता है कि आपके पास चाबी है तो लेके आ जाइए, उसकी रूम से बदबू आ रही है। जब उसकी माँ चाबी लेके आती है तो रूम खोला जाता है, रूम से बदबू आता है, फ्रिज के अंदर लाश निकलती है, टुकड़े निकलते हैं। तब उसकी माँ को पता लगता है कि महालक्ष्मी को किसी ने मार दिया है। ये 19 दिन बाद उसकी माँ को पता लगता है। जरा सोचिए किस तरीके से ये जो मर्डर है, जो ये केस है, किस तरीके से मोड़ ले रहा है और अपने आप में सवाल पैदा कर रहा है, किस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। उसके बाद पुलिस के शक के दायरे में उसका पति आता है, जो कि हेमंत दास। हेमंत दास को बुलाया जाता है, पुलिस कस्टडी में लिया जाता है, उससे सवाल पूछा जाता है और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक की जाती है। वो साफ बता देता है कि हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, हमारी कोई बात नहीं हुई, मुझे कुछ नहीं पता, आप चेक कर सकते हैं। उसको भी क्लीन चिट पकड़ा दिया जाता है पुलिस के द्वारा। लेकिन हेमंत दास से पूछा जाता है, क्या तुमको किसी पे शक है? हेमंत दास कहता है, हाँ मुझे एक व्यक्ति के पे शक है। जहाँ पे ये काम करती थी वहाँ पे हेयर ड्रेसर था वो, जो कि उत्तराखंड का रहने वाला है, जिसके साथ अफेयर
चल रहा था इसका, जो कि एफआईआर पुलिस में की गई थी, उसने मेरे ऊपर किया था, मैंने उसके ऊपर किया था, वो उस व्यक्ति पे मुझे शक है जिससे इसका अफेयर महालक्ष्मी का चलता था। पुलिस वाले उसको बुलाते हैं, उसकी कॉल डिटेल चेक की जाती है, जहाँ पे वो काम करता है वहाँ जाके पुलिस वाले चेक करते हैं, जहाँ वो काम करता है वहाँ का सीसीटीवी चेक किया जाता है, खंगाला जाता है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक की जाती है, उससे सवाल जवाब किया जाता है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं पता लगता। उसको भी क्लीन चिट पुलिस वाले पकड़ा देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जितने भी महालक्ष्मी के जानने वाले लोग, जितने भी हेयर ड्रेसर जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ पे जितने लोग उसके दोस्त थे, सबको बुलाया जाता है, सबसे सवाल किया जाता है, सबसे पूछा जाता है, सबके कॉल रिकॉर्डिंग चेक किए जाते हैं, लेकिन सबको क्लीन चिट पकड़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर मोड़ ले लेता है सवाल, फिर यहाँ पे कहानी मोड़ ले लेती है और फिर सवाल पैदा होता है। और पुलिस वालों ने ये बता चुका है कि हमने जो हत्यारा था उसकी पहचान कर ली है, हम जान चुके हैं कि कौन है, लेकिन अभी रिवील नहीं करेंगे, इससे हो सकता है केस पे कोई फर्क पड़े। ये चीज़ आके वहाँ के कमिश्नर ने बताई है, सारी चीज़ें जितनी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ सारी चीज़ें ये बताई हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि हत्यारा कौन है। लेकिन पुलिस को सारी चीज़ें पता है, इससे केस पे असर ना पड़े ये बताने को मना किया गया है। अब जब ये चीज़ें क्लीन चिट पकड़ा दी जाती है तो आखिरकार हत्यारा कौन है नहीं पता चलता। फिर उसके बाद एक पुलिस टीम यहाँ जांच करती है, सबसे पूछताछ करती है, और एक पुलिस टीम कैमरे की निगरानी रखती है। लेकिन कोई वैसा बहुत हाईटेक जगह थी नहीं, कोई बहुत हाईटेक कॉलोनी थी नहीं कि सीसीटीवी कैमरा लगा हो। लेकिन पुलिस वाले सोचते हैं इतने सारे गेट हैं, कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरा, किसी नुक्कड़ पे तो सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। तो पुलिस वाले वहाँ जाते हैं और सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, जब उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था उससे एक दिन पहले, यानी 1 सितंबर से उसका वहाँ चेक किया जाता है, लोगों की आने जाने वाली निगरानी रखी जाती है, और उसके अंदर एक व्यक्ति नजर आता है जो कि शक के दायरे में आता है। जिस एंगल में वो मुड़ा था उसी एंगल में पुलिस वाले जाते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं उस व्यक्ति के, और वहां जाते हैं, लेकिन उस घर पे वो व्यक्ति नहीं होता। तो वहां पे उसका भाई होता है, उससे पूछताछ की जाती है और उसका भाई बता देता है कि हाँ, ये बताया था इन्होंने, मेरे भाई ने, कि हाँ मैंने हत्या की है, लेकिन वो यहाँ पे इस शहर में नहीं है। ना ही वो उत्तराखंड वाला लड़का था, ना ही हेमंत दास था, वो कोई और था। वो यहाँ पे नहीं है, कहीं और जा चुका है। पुलिस वाले जान जाते हैं। अब यहाँ से केस पूरी तरीके से मोड़ ले लेता है। जो फॉरेंसिक टीम होती है वो महालक्ष्मी के घर में जांच करती है और देखने का प्रयास करती है कि आखिरकार क्या क्या सबूतें छुटी हैं, लेकिन वहाँ पे उनको एक ब्रीफकेस पाया जाता है। जिसने भी हत्या की थी वो उसने ये कोशिश की थी कि सारे लाश के टुकड़े को ब्रीफकेस में रखेंगे और यहाँ से बाहर ले जाएंगे, लेकिन वो कंजेस्टेड एरिया था, ले जाना इतना आसान नहीं था। और कोई भी चोर जब चोरी करता है तो उसके माथे पे सांप झलक जाता है, उसके अंदर अलग ही घबराहट पैदा होती है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं ले जा पाया। जो श्रद्धा के साथ किया गया था सेम चीज यहाँ पे दोहराने की कोशिश की गई थी। उसके वहाँ भी ब्रीफकेस पाया गया था, यहाँ भी ब्रीफकेस पाया गया था, लेकिन वहाँ पे जो पिट्ठू बैग में किस तरीके से लाश के टुकड़े को ले जाके फेंकता था वो भी चीज़ यहाँ भी करने का प्रयास किया गया था, लेकिन नहीं कर पाया होगा। और आपको बता दें, जब इस लाश को काटा गया था, इतना तो साफ है कि लाश को जब बाहर नहीं ले जा सकता तो लाश को बाहर से मार के अंदर भी नहीं लाया जा सकता। ये तो साफ है कि उसी घर में लाश को मारा गया है और काटा गया है और फिर फ्रिज में रखा गया है, और कोशिश ये की गई थी पिट्ठू बैग के द्वारा इस लाश के टुकड़े को जगह जगह कहीं कहीं फेंक दिया जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। अब जरा सोचिए
किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया। पहले दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड होता है, फिर किस तरीके से कुछ दिन बाद बेंगलोर में इसी चीज़ को दोहराया जाता है। वो 35 टुकड़े किए जाते हैं, यहाँ 59 टुकड़े किए जाते हैं। किस तरीके से ये किलर, अब जरा सोचिए, आपके अंदर सवाल पैदा हो रहा होगा, क्या 19 दिन के अंदर महालक्ष्मी के घर वालों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? कहीं परिवार में तो कोई नहीं, कहीं पति तो नहीं, कहीं वो उत्तराखंड वाला लड़का तो नहीं। अब ये केस पूरी तरीके से उलझता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस वालों को सारी चीज़ें पता हैं। अब जैसे ही वो खुलासा करते हैं, आपके सामने आके हम वो कहानी बता देंगे, सारी चीज़ें आपके सामने रिवील कर देंगे। अभी हम रिवील इसलिए नहीं करेंगे, हो सकता है इससे केस पे कोई फ़र्क पड़ सके, लेकिन आप जागरूक रह सकें, आप बढ़िया तरीके से सोच समझ सकें कि आखिरकार आपके साथ कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, आपको जागरूक हम कर सकें। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी कहानी सही लगी, आप चाहते हैं और भी इन तरीके की चीज़ें हम आपके सामने रखें जिससे आप जागरूक हो सकें, उससे आपको क्या सोचते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।